हेलो दोस्तों, स्पेस जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश सर। आज आपकी क्लास फिर पुनः आप अपने चैनल पर, और आप आज की क्लास को पूरी तरीके से देखिएगा, अच्छे से आपके टॉपिकों को क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले मैं आज के क्लास में बता दूं, महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक रहेगा और जिसका नाम है ज्योतिमठ आपदा। इसका क्या कारण है, आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, इसके बारे में बताया जाए कि आपको पता होना चाहिए कि ज्योतिमठ का लगभग 15 दिन से एक बहुत बड़ा चर्चा में ये विषय बना हुआ है और इसे हमें समझना भी चाहिए। दुनिया में लोग तरक्की करते हैं, विकास करते हैं, अपने आप को ऊपर पहुंचाते हैं, अपनी तरक्कियों को ऊपर पहुंचाते हैं, और इन सब से हटकर आपको प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ों पर भी ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ये आपके ही एक हिस्सा हैं जो आपके जीवन में अभिन्न अंग हैं। सबसे पहले मैं बता दूं ज्योतिमठ है क्या और कहाँ पर है। आइए आपको इसको मैप के थ्रू समझते हैं क्लियर। आपने एक स्टेट सुना होगा जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड अगर राज्य की बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं और इन 13 जिलों में एक जिला पड़ता है चमोली जिला। चमोली जिले की अगर मैं बात करूं तो ये जिला चमोली जिला है, और आप देखेंगे तो चमोली जिले के ठीक ऊपर चाइना, यानी कि चाइना है। हालांकि चाइना यह पूरी तरीके से नहीं है, चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है और तिब्बत की सीमा इससे लगती है। और अगर आप पूरे उत्तराखंड की देखेंगे तो उत्तराखंड से आपका तिब्बत या चाइना भी लगता है। इसकी सीमा हिमाचल से भी लगी हुई है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी है, और इसकी सीमा नेपाल से भी लगी हुई है। उत्तराखंड अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध राज्य है, और आप देखेंगे तो भारत का ये 27वां राज्य है। चूँकि मैं 27वां क्यों बोल रहा हूँ, वर्तमान में तो 28 राज्य हैं, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड का गठन किया गया था। आपको बता दें, अगर उत्तराखंड के इतिहास को हम समझें तो उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का भाग था, और इस उत्तर प्रदेश का आपको ये भी पता होगा कि लगभग संयुक्त प्रांत और अवध प्रांत भी इसके नाम रह चुके हैं। 1950 में अवध प्रांत और संयुक्त प्रांत जिसका नाम था उसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को निर्मित हुआ, और उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, और उत्तराखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश से ही काटकर किया गया था। यानी कि सन 2000 से पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग था। और इसके बारे में आपको बता दें तो चमोली 13 जिलों में से एक जिला है जिसकी सीमा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, इसके अलावा बागेश्वर और पिथौरागढ़, और इसके अलावा उत्तरकाशी, इन सभी जिलों से, नीचे आप बात करेंगे तो अल्मोड़ा से भी लगती है और पौड़ी गढ़वाल से भी इसकी सीमा लगती है। हालांकि नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, चंपावत ये जो है नीचे की साइड हैं। आप अगर बात करेंगे तो सबसे पहले मैं चमोली जिले के बारे में बात करना चाहूँगा कि चमोली जिला क्या है। चमोली जिले में आपको बता दिया जाए कि एक जगह है जिसका नाम है जोशीमठ या ज्योतिमठ। हम इसी ज्योतिमठ की बात कर रहे हैं जो अभी आपको ये दिखाया था, ये जोशीमठ। जोशीमठ के इतिहास के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जोशीमठ के इतिहास के बारे में स्टूडेंट्स ये कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में यहाँ सनातन धर्म के आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी कि जैसे आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि बौद्ध धर्म के जो फाउंडर थे जिनका नाम गौतम बुद्ध था, उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ था 5वीं-6वीं शताब्दी में। ऐसे ही जैन धर्म के फाउंडर महावीर स्वामी थे जिनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इन सभी महान पुरुषों को किसी न किसी जगह पर और किसी न किसी नदी या किसी न किसी वृक्ष के नीचे बैठकर इन्हें ज्ञान, या कह सकते हैं आप इनको मनोज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्हीं में से हमारे हिंदू धर्म के जो सनातन धर्म के जो शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य थे, उन आदि शंकराचार्य को 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सहतूत के पेड़ के नीचे बैठकर और अलकनंदा नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इनको जिस जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी का नाम था जोशीमठ, और यहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से ये लगभग प्रसिद्ध है, और यहाँ पर हिंदू धर्म का लगभग तमाम प्रसिद्ध पवित्र मंदिर भी बने हुए हैं। अगर हम यहाँ मंदिर की बात करना चाहें तो आपको बता दी जाए कि यहाँ बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, और आपने सुना होगा भगवान विष्णु के एक अवतार थे, नारायण के एक अवतार थे जिनका नाम हम लेते हैं भगवान नरसिंह भगवान का अवतार जो था वो भगवान विष्णु के जो अवतार थे नरसिंह भगवान, इनका मंदिर भारत में सबसे बड़ा मंदिर कहीं बना हुआ है तो वो जोशीमठ में ही बना हुआ है। यानी अब यूँ मान सकते हो कि भगवान विष्णु के अगर नरसिंह रूप को आपको देखना है तो आपको उत्तराखंड के जोशीमठ में जाना पड़ेगा, जो जिला चमोली में पड़ता है। ये आप मूर्ति या भगवान श्री नरसिंह का फोटो भी देख सकते हैं। ये उनका वहाँ मंदिर बना हुआ है। हाँ, वहाँ लाखों श्रद्धालु संत
व्यक्ति, नागरिक वहाँ लगातार दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ जो दर्शन को जाते हैं वो तो बात ठीक है, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने पिकनिक का पॉइंट भी बना लिया है, जो लगभग हर साल, हर महीनों केवल एक तरीके से पिकनिक मनाने या हनीमून मनाने जाते हैं। आपको बताना मैं चाहता हूँ मित्रों कि आप यकीन मानिए, हम प्रकृति से, प्राकृतिक धरोहरों से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें बहुत बुरी मार मारती है। और इस बात का नमूना हमने जून सन 2013 में उत्तराखंड की केदारनाथ में जो प्रलय आई थी उसमें बहुत नज़दीकी से देखा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंसान कभी भी संभलता नहीं है और सीख नहीं लेता। मैं आपको बता दूं, जो उत्तराखंड जोशीमठ की बात चल रही है, इस जोशीमठ के बारे में मैं बता दूं, ये जोशीमठ की बसावट है। एक्चुअल में जोशीमठ चमोली जिले में पहाड़ी इलाके पर बसा हुआ है। आप अच्छे से जानते हैं, हमारे देश में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो लगभग 2500 किलोमीटर तक फैली है। हिमालय पर्वत श्रृंखला अगर आप देखेंगे तो यह भारत के 2500 किलोमीटर एरिया में उत्तर से पूर्व फैली हुई है और इसकी चौड़ाई लगभग 200 से 250 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे नवीन पर्वत माना जाता है। नवीन पर्वत का मतलब है कि अभी भी इसका निर्माण हो रहा है। यानी कि जैसे आप देखेंगे बहुत सारे पर्वत ऐसे हैं, जैसे एंडीज पर्वत जो कि लगभग साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, या रॉकी पर्वतमाला जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, या आल्पस पर्वतमाला, यूराल पर्वतमाला यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, या अपलेशियन पर्वतमाला यूरोप में पड़ता है, एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ऐसे ही हिमालय पर्वतमाला जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है और भारत के उत्तर में है, इसे भारत का उत्तर का पहरेदार भी कहते हैं। हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे नया पर्वत है। यानी मैंने आपको जितने पर्वत के नाम गिनाए थे ये सब बन चुके हैं, इनका कंप्लीटमेंट पूरा हो चुका है, इनको अब आगे नहीं बढ़ना। लेकिन हिमालय पर्वत ज्योग्राफी के मुताबिक, जियोलॉजी के मुताबिक, भूवैज्ञानिक के मुताबिक हिमालय पर्वत का निर्माण आज भी लगातार चल रहा है। कहीं न कहीं उसके नीचे जियोलॉजिकल क्रियाएं होती हैं, जो भूगर्भ के नीचे क्रियाएं होती हैं, उससे मैग्मा यानी कि ज्वालामुखी क्रिया में जो मैग्मा निकलता है उसके लावा बनने के बाद वो जो जमता है उसी से हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है। अगर आप उत्तराखंड के राज्य को देखेंगे तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, उत्तराखंड जो राज्य है वो भी हिमालय उसी पर्वत पर बसा हुआ है। अगर आप उत्तराखंड की देखेंगे तो चमोली जिला भी पूर्णतः बिल्कुल हिमालय पर्वत पर बसा हुआ है। यानी आप यूँ मान के चलो कि जितनी भी बिल्डिंग खड़ी हुई हैं, जितनी भी बड़े बड़े 5 स्टार, बड़े बड़े 7 स्टार, 3 स्टार या बड़े बड़े होटल या बड़े बड़े भवन, बिल्डिंग, इमारत जो खड़ी हुई हैं, ये हिमालय पर्वत को काट काट कर बनाई गई हैं। मैं आपको बता दूं, सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। माना कि विकास, माना कि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप प्रकृति के खिलाफ या प्राकृतिक चीज़ों के खिलाफ करके आप डेवलपमेंट करें। आप देखिए केदारनाथ में हमने प्राकृतिक चीज़ों के खिलाफ छेड़छाड़ की और उसका भुगतान भी हम लोगों को ही करना पड़ा, और वहाँ की क्या दुर्दशा रही ये आप सब अच्छे से जानते हैं और आपने सबने अपनी आंखों से बिल्कुल एकदम क्लियर देखा भी था। अब एक बात बताइए मित्रों, जब ये बिल्डिंग खड़ी होंगी हिमालय पर्वत पर तो इतना तो आप भी जानते हो कि कोई भी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसके लिए कटाई छटाई करनी पड़ती है। जब ये भवन हिमालय पर खड़े किए जाएंगे तो हिमालय पर्वत जो बना हुआ होगा उसको कहीं ना कहीं काटा जाएगा। जब उसे काटा जाएगा तो उसकी जो प्राकृतिक जो नींव है, जो एक अपना स्ट्रक्चर है जिस तरीके से बन रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ होगी। अरे आप एक बात बताइए, सिंपल सी चीज़ है, आप सिंपल सी चीज़ बताइएगा, हिमालय पर्वत का आज भी निर्माण हो रहा है। ज्योग्राफी कहती है कि कोई भी पर्वत बनता है तो नीचे से जो मैग्मा, जो लावा निकलता है उसके जमने से बनता है। अब वो मैग्मा लावा क्यों बना? चूँकि नीचे पृथ्वी के नीचे कोई क्रिया हुई। और आपको बता दूं नीचे होती है प्लेट। आपको शॉर्ट में बता दूं, चूँकि मेरा ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी ये कहती है कि पृथ्वी के नीचे 7-6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें हैं। अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं तो हमारा भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग है, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्लेट एक ही है। अब इसका मतलब ये हो गया कि नीचे जो प्लेट हैं उस प्लेट का क्या होता है मित्रों, वो जब आपस में टकराती हैं तो वो एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है। जैसे आप यूँ मान के चलो, एक प्लेट हमने ये मानी और एक प्लेट हमने ये मानी। अगर ये प्लेटें टकराएंगी तो देखिए कंडीशन इनकी जो होगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी, यानी कि एक प्लेट ऐसे ऊपर उठेगी और एक प्लेट नीचे दबेगी। जब ये ऊपर उठेगी तो इसी से क्या है, पर्वत का रूप बन जाएगा, इस तरीके से पर्वत।
तो अब क्या होगा, जब आप इस हिमालय को काटेंगे तो काटने के बाद कहीं ना कहीं ये इससे छेड़छाड़ होगी, जो नेचुरल नीचे से रिएक्शन हो रहा है। तो जब नेचुरल छेड़छाड़ होगी, प्राकृतिक तरीके से छेड़छाड़ की जाएगी, तो ये अपना क्या दिखाएगा भाई, अपना ये प्रकोप दिखाएगा। और वही प्रकोप ज्योति मठ में दिखाया जा रहा है। आपको बता दूं, इस समय ज्योति मठ की ये कंडीशन है कि वहाँ जो मकान बने हुए हैं उन मकानों में दरार आने लगी हैं। दरार का मतलब नीचे से जमीन अपना रास्ता दे रही है, यानी कि नीचे जो पहाड़ है जिस पर ये मकान खड़े हुए हैं वो मकान पूरी तरीके से उनमें दरार आ चुकी है और जमीन जो है धंसती जा रही है। धंसने का मतलब है कि खाई में बदलती जा रही है। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जितने भी ये मकान बने हुए हैं, होटल हो, मकान हो, घर हो, बिल्डिंग हो, भवन हो या कोई भी चीज़ XYZ, वो नीचे धंस रहे हैं। अब धंसने से क्या होगा कि इसमें जो लोग रहेंगे उन लोगों को कहीं ना कहीं अगर ये रहे यहीं तो वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा का शिकार होंगे। भारत सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने उन लोगों को जो यहाँ जिसमें जो जोशी मठ में रह रहे हैं उनको सीधा निर्देश दिया है कि आप अपने भवन को, आप अपने होटलों को, जो भी आपकी बिल्डिंग इमारत है उनको तत्काल खाली करें और खाली करने के बाद आप वहाँ से पलायन करके कहीं और चले जाएं। अब मित्रों, इसमें एक समस्या आई है। उन लोगों का कहना है कि जब हम खाली करके जाएंगे तो हम खाली करके जाएं कहाँ। बात उनकी भी ठीक है। एक बात बताइए, अगर किसी के पुरखों ने या किसी के दादा थे, पिताजी थे, जो भी पुराने अपने पैतृक थे, किसी के पुराने किसी पैतृक व्यक्ति ने मकान बनवाया, वो उसमें जीवन व्यापन कर रहा है और उसकी यादें उससे जुड़ी हुई हैं, और अचानक उस व्यक्ति से कह दिया जाए कि आप इसको खाली कर दो चूँकि यहाँ दरार आ रही है और आप कहीं और जाके अपना ठिकाना बनाओ, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, आप जरा एक पल के लिए से सोचना। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि मकान बनाना जिंदगी का सबसे बड़ा काम होता है। ये आप अच्छे से जानते हैं और इस बात को मैं भी अच्छे से जानता हूँ। मकान बनाना जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। अब बताइए, आप उन व्यक्तियों ने जिनके यहाँ मकान घर होंगे, उन्होंने अपनी लाइफ में एक एक अठन्नी चवन्नी रुपया जोड़ कर मकान खड़ा किया होगा और अचानक उनसे कहा जाए कि आप इस मकान को छोड़ दो और इस मकान को छोड़कर आप कहीं और अपना ठिकाना बनाओ। सबसे बड़ी बात, इन व्यक्तियों से जो मकान छुड़वाया जा रहा है उनको मुआवजा धनराशि भी मात्र 1.5 लाख रुपए दी जा रही है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि आपका मकान चाहे 50 लाख का हो या 1 करोड़ का हो या 10 करोड़ का हो, आपको मुआवजा धनराशि 1.5 लाख ही मिलेगी सरकार की तरफ से। अब बताइए आप, वहाँ एक सर्वे में ये भी पता चला है कि जोशी मठ में बहुत सारे होटल के मालिक, बहुत सारी धर्मशालाओं के मालिक ऐसे थे जिनकी जीविका का साधन, जिनके परिवार की जीविका का साधन केवल वही धर्मशाला, वही होटल, वही बिल्डिंग थी। उसको वो किराए पे उठाकर उसी से वो खाना पीना बनाकर लोगों को खिलाकर उसी में लोग ठहरते थे, उसी से अपना परिवार का गुजारा बसेरा करते थे। और अब उनसे वो छिन जाए और उन्होंने वो धर्मशाला अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा कर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ में बनाई। अब उनसे कहा जाए कि आप अलग हटिए या आपकी इमारत तोड़ी जाएंगी क्योंकि ज़मीन धंस रही है, हिमालय पर्वत पर लोड पड़ रहा है और आपको यहाँ से पलायन करके किसी और शहर में जाना है और इसके बदले में हम आपको 1,50,000 रुपये ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। मित्रों, आप बताइए कमेंट करके कि 1.5 लाख रुपए में आप कौन से शहर में, आप कौन से कस्बे में मकान या प्लॉट ले सकते हैं जहां आप अपना मकान दुकान बनाकर अपने परिवार को रख सकें। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करूंगा, आप कुछ भी करने से पहले एक सर्वे कराया करें। सर्वे में आपको पता होना चाहिए आप जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी जनता भी आपके भरोसे है। आप बताइएगा, आपको अच्छे से पता है कि आपके देश में कितनी महंगाई है। 1.5 लाख रुपए में आप जिस व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, उस व्यक्ति का परिवार 5 से 6 बच्चों का परिवार है। वो 1.5 लाख रुपए में कहाँ जाकर मकान बनाएगा, कहाँ जाकर प्लॉट खरीदेगा और कहाँ जाकर परिवार का गुजर बसेरा करेगा। इस बात को आप सोच लें और सोचने के बाद आप व्यक्तियों को उनकी मुआवजा धनराशि दें। दूसरी बात, मित्रों, जोशी मठ के धंसने का कारण मैं आपको बता दूं क्या है। मैंने बताया आपको कि हिमालय पर्वत बन रहा है और उसके बनने पर लगातार प्लेटों की गति हो रही है और नीचे से जो मैग्मा लावा निकल रहा है उससे हिमालय बन रहा है। लेकिन एक बात बताइए, इसी पर आपने मकान खड़ा कर दिया तो नीचे से जो मैग्मा लावा निकलेगा वो इन मकानों ने, भाई एक बात बताइए,
सपोज करिए ये हिमालय है, नीचे से मैग्मा निकल रहा है, मैंने अब ये निकलने की जगह ये है, अब मैंने ऊपर यहाँ खड़ा कर दिया मकान, तो नीचे से जो मैग्मा निकलेगा, जो मलबा निकलेगा, वो तो इस मकान को तोड़ेगा, तो मकान को तोड़कर ही तो बाहर निकलेगा। तो वही कंडीशन हो रही है कि दरार जो है पड़ रही है मकानों में उस लावा, मैग्मा और पदार्थों के निकलने के लिए, और इसलिए वहाँ ये जोशीमठ में मकान तोड़े जा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, इसमें एक रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई और वो रिपोर्ट थी भारतीय अंतरिक्ष संस्थान की, जिसका नाम है इसरो। इसरो की मैं बात करूं तो इसरो ने आज से कई साल पहले भारत सरकार को चेतावनी दी थी कि आप जोशीमठ को खाली करा दें और जोशीमठ में इतना ज़्यादा बिल्डिंग इमारतों का काम न होने दें, क्योंकि कभी भी यहाँ आपदा आ सकती है। लेकिन सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। सरकार की इसमें गलती है पूरी तरीके से। सरकार ने आम आदमी की जिंदगी के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि सरकार से अपना विकास नहीं रोका जा रहा था, क्योंकि सरकार का जोशीमठ से हर एक साल में हजारों करोड़ों अरबों रुपए की इनकम होती है। तो सरकार ने वहाँ लगातार जोशीमठ में होटल बनाने की, बिल्डिंग बनाने की, इमारत बनाने की, धर्मशाला बनाने की लगातार परमिशन दी और वहाँ रोड सड़क बनवाई। अब आप एक बात बताइए, रोड और सड़क और मकान, बिल्डिंग, इमारत, होटल जब बनेंगे तो कहीं ना कहीं ये पहाड़ों को काटा जाएगा। जब पहाड़ों को काटा जाएगा तो सीधी सी बात है भाई, प्रकृति के खिलाफ आप जा रहे हैं। प्रकृति ने आपको और भी तो जगह दी है रहने के लिए, इतनी सब इमारत बनाने के लिए, या आपको हिमालय पर्वत ही मिला है रोड बनाने के लिए? जब आपने हिमालय पर रोड बनाओगे आप या बनाया तो आपका उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। इसरो ने इस बात का संकेत कई साल पहले दे दिए थे कि जोशीमठ में आपदा कभी भी आ सकती है और वह बिल्डिंग, इमारत और भवन ये सब धंसेंगे। ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ है। आप यकीन मानिए, जब भी हमारे मकान, दुकान, नॉर्मल जगह टूटते हैं तो हाई कोर्ट हमें लगातार नोटिस पीरियड देता है और उसमें कहता है कि आप अपने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में इसे खाली कर दो और इसको तोड़ने के आदेश हैं। तो ऐसी बात नहीं है, प्रकृति भी बेईमान नहीं है। प्रकृति भी हमें लगातार नोटिस देती है। वो ऐसा नहीं कि एक साथ हमला बोल दे, वो कई बार नोटिस देती है। जब आप फिर भी नहीं मानते तो वो आप पर सीधा हमला बोलती है। तो आपको बता दें, प्रकृति ने कई बार नोटिस दिया कि आप समझ जाएं, इतना जोशीमठ पे काम न कराएं, लेकिन सरकार ने अपने चंद रुपए फायदे के लिए वहाँ के लाखों हजारों लोगों की बलि चढ़ा दी। आज की कंडीशन ये है, जोशीमठ में 80 साल, 70 साल, 50 साल, 1 साल तक के युवा, युवती, वृद्ध, महिला, शिशु, बच्चे सब रो रहे हैं, क्योंकि उनसे उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, रोजी रोटी छीनी जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ से पलायन करके कहीं और चले जाओ। समझ में नहीं आता ये सरकार चुनी किस लिए जाती है। जब आप किसी नागरिक का, आप किसी जनता का भला नहीं कर सकते तो आपको वोट लेने का अधिकार क्या है? तो इस पर सरकार को तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए। और मैं तत्काल उत्तराखंड और भारत सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जोशीमठ के जो भी नागरिक हैं उनको उतना रुपया मुआवजा, धनराशि दी जाए जिससे वो किसी और शहर में जाकर अपना जीवन यापन सही तरीके से कर पाएँ, क्योंकि लाख, 1.5 लाख रुपए में कुछ नहीं होता। महंगाई को देखा जाए तो 4-5 बच्चों को कोई लेके जाएगा, बूढ़े माता पिता को लेकर जाएगा, जिसमें वो खुद भी होगा, मकान उसके पास नहीं, दुकान उसके पास नहीं, रोजगार उसके पास नहीं। आप बताइए वो 1.5 लाख रुपए में करेगा क्या? बाकी का सब कुछ आपने छीन लिया। दूसरी बात, गलती बिल्कुल भी उस व्यक्ति की नहीं है जिसको वहां से पलायन करना पड़ रहा है, क्योंकि उसने हर चीज की अनुमति आपसे लेकर काम करवाया। आप अच्छे से जानते हैं जोशीमठ भारत का बहुत बड़ा एक धार्मिक केंद्र माना जाता है, जो कि उत्तराखंड सरकार के दायरे में काम करता है और भारत सरकार का भी उस पर पूरी तरीके से अधिकार होता है। तो वहाँ जो भी काम होता है तो वहाँ सरकार से बिल्कुल नोटिस लिया जाता है, परमिशन ली जाती है, तब वो आगे बढ़ता है। तो आप पर भरोसा करके उस व्यक्ति ने एक्शन लिया, वहाँ अपनी बिल्डिंग, इमारत बनाई और आपने उसे नहीं बताया कि यहाँ बिल्कुल भी मना है बनाना, क्योंकि इसरो ने पहले चेतावनी दे दी। क्योंकि इसरो आपको सूचना देगा, उस व्यक्ति को नहीं देगा। आपने इसरो की सूचना को छिपाया, क्योंकि आपने इसरो की बात को उजागर क्यों नहीं किया? क्योंकि आपसे अपना नुकसान नहीं देखा जा रहा था। अगर वहाँ आप मकान, बिल्डिंग, इमारत नहीं बनाने देते तो आपका लाखों, अरबों, खरबों रुपये की जो कमाई होती है वहाँ से, जो जहाँ से जोशीमठ से जो इनकम होती है, बिल्डिंग, इमारत बनाने में जो वहाँ टैक्स लगते हैं, वो आपका नुकसान हो जाता। आज उनको पलायन करना पड़ रहा है और आप अचानक उनसे कह रहे हैं कि घर खाली करिए और आप उनसे कह रहे हैं कहीं भी जाइए पर यहाँ मत रहिए। पहली बात।
मित्रों, ऐसी बात नहीं है कि हमारे भारत में केवल जोशीमठ का ही ये हाल है। मैं आपको बता दूं, अगर हम अब भी नहीं सुधरे, अगर हम में अभी भी परिवर्तन नहीं आया, अगर हम में अभी भी बदलाव नहीं आया, अगर हम में अभी भी किसी प्रकार का रिफॉर्म्स नहीं हुआ, तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं, ज्योग्राफी का अध्ययन करके, भूविज्ञान का अध्ययन करके, कि वो दूर नहीं टाइम, वो समय दूर नहीं है जब आपके भारत में ऐसे हजारों स्थल बन जाएंगे जो केदारनाथ और जोशीमठ जैसे हैं। क्योंकि लगातार प्राकृतिक चीज़ों से छेड़छाड़ हो रही है, लगातार प्रकृति के खिलाफ छेड़छाड़ हो रही है। मैं आपको एक रिपोर्ट और बता दूं जिससे आपको हर चीज़ आपकी क्लियर। पहले तो आप इसको देखिएगा कि जो हमारा जोशीमठ है वो किस तरीके से है। आप देखें, ये चमोली जिला है उत्तराखंड का, और ये चमोली जिले में जोशीमठ पड़ता है, यानी कि ये जोशीमठ है, ये चमोली जिला है। अगर इस चमोली जिले के नीचे बात करें, ये गोपेसर है, और नीचे आएंगे हम तो ये कर्णप्रयाग है, और ये बागेश्वर, ये अल्मोड़ा, ये नैनीताल। नैनीताल के आसपास देखेंगे तो आप ये हल्द्वानी है, ऊधम सिंह नगर है, रुद्रपुर है, चंपावत है ना, रानीखेत है, ये गढ़वाल है। कुल मिला के ये पूरे उत्तराखंड में 13 जिले हैं, और जिसमें लगभग चमोली जिले की ये घटना पूरी तरीके से वायरल भी हो चुकी है कि जोशीमठ में क्या हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो लगभग उत्तराखंड के और भी ऐसे जिले हैं जो इसका शिकार होंगे। आपको इसके अलावा मैं आपको एक नॉलेज देना चाहूँगा, और वो क्या है उसे आप ध्यान से सुनिएगा। आपने अच्छे से सुना होगा प्रदूषण। अगर मित्रों प्रदूषण की मैं बात करूं तो अभी हाल ही में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई है, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका काम होता है कि राष्ट्रीय लेवल पर प्रदूषण से संबंधित रिपोर्ट जारी करना। मित्रों, अभी सन 2022 में, दिसंबर 2022 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में 3 शहर ऐसे हो चुके हैं जहां रहना बिल्कुल हथेली पे जान रखना है। आपको बता दूं, उसमें पहला शहर है नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत का एक ऐसा शहर घोषित हुआ है जहां रहने का मतलब है मौत को हथेली पर रखना। क्योंकि नई दिल्ली में ऐसा माना जा रहा है कि नई दिल्ली में जो वायु है, जो हवा है, या जो वहाँ का वायुमंडल है, वातावरण है, वो पूरी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से घिर चुका है। वहाँ आप 12 महीने 365 दिन पूरी साल में किसी भी दिन चले जाएं, आपको कोहरा, धुंध जैसा नजर आएगा। जैसे ही आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो आपको बाहर निकलकर न तो धूप दिखेगी, न सूर्य दिखेगा, वहाँ केवल आपको धुआं ही धुआं दिखेगा। उसका कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली के हाई कोर्ट ने कई बार ये चेतावनी दी सरकार को कि आप यहाँ वाहनों का धुआं, फैक्ट्री चिमनियों का धुआं जो निकल रहा है उस पर लगातार कंट्रोल करें और कानून बनाएं। आपको ये बता दिया जाए, दिल्ली इस समय भारत का ऐसा शहर हो चुका है कि जहां लोग तो रह रहे हैं लेकिन उनकी मजबूरी है। विज्ञान के अनुसार आप देखें तो दिल्ली आज रहने लायक नहीं बचा। ये बिल्कुल 100% करेक्ट आंकड़ा है, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी। मैं आपको बता दूं, अगर यही हाल रहा तो आने वाले 2 से 4 साल में, अधिक टाइम नहीं, 2 से 4 साल में, अभी प्रकृति केवल नोटिस पीरियड दे रही है, जैसे चमोली में पहले दिया था, केदारनाथ में पहले दिया था। अब प्रकृति, अगर आपने नोटिस पीरियड पर ध्यान नहीं दिया तो प्रकृति आपके खिलाफ वही करेगी जो जून 2013 में केदारनाथ में हुआ था, और आज जो उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ में हो रहा है, वहां से लोगों को भागना पड़ रहा है। आपको बता दूं, वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली में भी 1-1 लाख रुपए के मकान बिकेंगे, चाहे वो मकान 1 करोड़ का हो या वो 10 करोड़ का। और सबसे बड़ी बात, उन मकानों को कोई लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके वह मकानों को खरीदूं। आप इस बात को बताइए, विकास, डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी एक अलग चीज़ है। ज़िंदगी आप देखेंगे अगर लाइफ में दिल्ली, तो दिल्ली में इतना प्रदूषण बढ़ चुका है कि वहाँ अगर रहने वाले 1.5 करोड़ लोगों के फेफड़ों को चेकअप किया जाए, जो लंग्स हैं उनका चेकअप किया जाए या अल्ट्रासाउंड किया जाए, तो बिल्कुल उनका रंग जो वाइट और रेड होता है वो एकदम निकलकर ब्लैक होगा। यानी कि अगर उनके फेफड़े चेक करे जाएं तो उनका जो फोटो निकल कर आएगा वो ब्लैक। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है
नेशनल कंट्रोल पॉल्यूशन जो बोर्ड है वह उसने कहा है कि दिल्ली की हवा इतनी अशुद्ध हो चुकी है कि वो रहने लायक नहीं है, और अगर वहाँ अभी भी बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले समय में दिल्ली में लगभग हर आदमी अस्थमा बीमारी का शिकार हो जाएगा। आपको बता दिया जाए, इस समय दिल्ली की ये कंडीशन है, हर 3 में से एक व्यक्ति को श्वास की बीमारी है, यानी कि उसे मेडिकल साइंस में कहते हैं अस्थमा। अस्थमा मतलब उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है मैं आपको बता दूं। इसका साइंटिफिक रीजन है कि एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे बोलते हैं CO। मित्रों, ये गैस वाहन जो चलते हैं सड़कों पर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, इन वाहनों के धुएं से ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और ये गैस सीधा वायुमंडल में चली जाती है। जब आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो आपके नाक श्वसन क्रिया के द्वारा यह आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपके जो श्वास नलिकाएं हैं वो अवरुद्ध या रुकने लग जाती हैं, जाम होने लग जाती हैं, जिससे आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डाउन होने लगता है, और इसी बीमारी को हम अस्थमा या अस्थमा एलर्जी या श्वास की बीमारी कहते हैं। दिल्ली में लगभग आने वाले समय में हर व्यक्ति श्वास या अस्थमा बीमारी से ग्रसित होगा और हर आदमी अपनी नाक पर एक भोंपू यानी कि ऑक्सीजन मशीन लगाकर चलेगा और उसी से वो जिंदा रहेगा। आपको ये भी बता दूं, WHO की रिपोर्ट के अनुसार WHO ने कहा है कि दिल्ली में अभी भी अगर सुधार नहीं हुआ तो हर दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति की एज 20 साल कम हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में जिस हिसाब से पीने का पानी और शुद्ध हवा, इसके अलावा वहाँ का वायुमंडल, वातावरण, खान पीन अशुद्ध हो रहा है। तो आप बताइए, जब पानी शुद्ध नहीं होगा, हवा शुद्ध नहीं होगी, वायुमंडल शुद्ध नहीं होगा, खाना शुद्ध नहीं होगा, दिनचर्या बेकार होगी, तो जीवन क्या 200 साल होगा या 20-25 साल ही रह जाएगा? ये आप कमेंट करके बताइएगा। इतना तो बुद्धि विवेक आप भी रखते हैं कि जहाँ सब चीज़ें अशुद्ध हो जाएंगी तो जीवन टिकेगा किस पर? मित्रों, आपने 10th यानी कि हाई स्कूल में 9th में एक निबंध पढ़ा होगा, यानी कि ऐसी राइटिंग जिसका नाम था विज्ञान वरदान है या अभिशाप। उस समय इतना समझ नहीं आता था, लेकिन आज इसके वाकई फायदे दिख रहे हैं कि विज्ञान का ज़्यादा प्रयोग भी खतरनाक होता है, यानी कि जीवन में अभिशाप यानी कि एक पाप बनकर उभरता है। आज हमारे घरों में ठंडा पानी करने के लिए रेफ्रिजरेटर, इसके अलावा ठंडा माहौल करने के लिए AC, इसके अलावा गर्म माहौल करने के लिए हीटर, इसके अलावा और भिन्न भिन्न प्रकार के पानी को शुद्ध करने के लिए RO वाटर, इसके अलावा हर घर में तमाम मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, जो भी जिस हिसाब से व्यवस्थाएं हैं, आज विज्ञान पर हर मनुष्य टिक चुका है। लेकिन आप यकीन मानिए, जितना विज्ञान विकास करेगी उतना ही विज्ञान अभिशाप भी देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने पहले ही सिद्ध कर दिया है। आप जितना विज्ञान के उपकरणों पर आश्रित रहेंगे आप उतने ही बेकार होते जाएंगे। आपने देखा होगा, आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी, यानी कि हमारे पापा यानी कि पिताजी, उनके पिताजी यानी बाबा या ग्रैंडफादर के टाइम में जाइएगा आप, उस समय हमारे दादाजी जो होते थे वो 10-10, 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पैदल जाते थे, और उनके पास ना मोटरसाइकिल थी, ना उनके घरों में AC थी, ना उनके घरों में कोई पंखे लगे थे, ना उनके घरों में फ्रिज थे, ना उनके घरों में RO प्लांट लगा हुआ था, ना उनके घर में कोई हीटर लगे हुए थे, और ना ही उनके घरों में किसी विशेष प्रकार का लाइट का उपकरण था। आप देखेंगे उनका सीधा सिद्धांत था कि ज़्यादा से ज़्यादा शरीर से काम लेना और मोटा खाना, मोटा पहनना। आप उनकी अगर एज फैक्टर को देखें, मैं वादे के साथ कह सकता हूं लगभग 70 साल से ऊपर सभी की जिंदगी रही, सभी का जीवन रहा। यानी इस बात का खंडन यह साफ साफ हो जाता है कि विज्ञान के आगे बढ़ने से जीवन की एज ज़्यादा नहीं बढ़ती बल्कि कम होती है। अगर विज्ञान के आगे बढ़ने से जीवन की एज बढ़ती, लाइफ की एज बढ़ती, तो मैं फिर ये मानता कि पुराने टाइम के आदमियों का जीवन कम होता और आज हमारी जो नई जनरेशन है जिसमें हम जी रहे हैं वो लगभग 200-250 साल हो जाती। आप देखेंगे जिनके पास कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं था उनकी ज़िंदगी ज़्यादा रही, और हमारे पास जितने वैज्ञानिक उपकरण आ रहे हैं उससे हमारी लाइफ लगातार घट रही है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर दिल्ली को बचाना है जोशीमठ जैसा बनने से, तो हमें लगातार विज्ञान की चीज़ों को कम इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपने शरीर का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। आज हर व्यक्ति मशीनों पर निर्भर हो चुका है। वो पैदल चलना नहीं चाहता, वो हाथ को हिलाना नहीं चाहता, वो पैरों को हिलाना नहीं चाहता, वो केवल
बैठे बैठे सब काम करना चाहता है, लेकिन वो भूल गया है कि प्रकृति इसका रिजल्ट, इसका भुगतान भी उसी से लेगी। अब दूसरी बात, भारत में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली माना गया है, जबकि मित्रों दूसरा प्रदूषित शहर जो माना गया है वो माना गया हरियाणा का फरीदाबाद। आप लोगों ने सुना होगा फरीदाबाद। फरीदाबाद का नाम लेते ही आपके मन में फैक्ट्री और कंपनी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब तुरंत आ जाता है, क्योंकि हरियाणा में फरीदाबाद एक ऐसी जगह है जब भारत के हर कोने से व्यक्ति जाते हैं और अपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। अब फरीदाबाद के बारे में बता दूं, हाल ही में पता चला है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कि भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर जहां रहना मुश्किल है, जहां जीवन व्यापन करना मुश्किल है, वो कोई और नहीं है, वो हरियाणा का फरीदाबाद है। यानी फरीदाबाद भी दिल्ली से कम नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि दिल्ली नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर फरीदाबाद है तो थोड़ा सा कम होगा, नहीं। ये दोनों शहर एक दूसरे से बहस कर रहे हैं कि हम आगे जाएं या तुम आगे जाओ। तो फरीदाबाद, आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि फरीदाबाद बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम नहीं है। यहाँ भी बहुत अच्छा पॉल्यूशन है, क्योंकि हरियाणा सरकार को क्या मतलब, उसको तो फरीदाबाद में जो फैक्ट्री कंपनी लगी हैं वो लगातार टैक्स दे रही हैं। आम आदमी मरे, आम आदमी सड़े, उसको क्या लेना देना, उसकी तो इनकम और जेब भर रही है। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा, ये आम आदमी का कर्तव्य है कि वो इसके प्रति आवाज उठाए, क्योंकि अगर हम अपना जीवन गुजार देंगे लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है वो इसका भुगतान बहुत बड़ी लेवल पर करेगी। फरीदाबाद ने लगातार दिल्ली के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है, यानी भारत के टॉप शहर जिन्होंने प्रदूषण के मामले में टॉप किया है वो दिल्ली है और नंबर 2 पर हरियाणा का फरीदाबाद है। आप मित्रों खुश हो रहे होंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश तो बड़ा अच्छा है, यहाँ तो बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, देखो कितना बढ़िया राज्य है, यहाँ तो बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। ये आपकी भूल है, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं, तीसरा जो शहर है जिसने पॉल्यूशन के मामले में टॉप किया है वो आपका उत्तर प्रदेश का ही गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद मित्रों कहीं दूर नहीं है, आप चिंता ना करें। आप लगातार ऐसी पॉल्यूशन बढ़ाएं यूपी में तो आपका गाजियाबाद हो सकता है फरीदाबाद को पछाड़कर, दिल्ली को पछाड़कर 1 पर पहुंच जाए। तो आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद ऐसा शहर बना है जो सेंट्रल पॉल्यूशन या कह सकते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का तीसरा ऐसा शहर है जो पॉल्यूशन के मामले में तीसरा नंबर प्राप्त किया है। गाजियाबाद में भी मित्रों तमाम फैक्ट्री हैं, तमाम कंपनी हैं। एनसीआर के सेक्टर में तीनों ही हैं, फरीदाबाद भी एनसीआर में आता है, गाजियाबाद भी एनसीआर में, दिल्ली तो ऑटोमेटिक है ही एनसीआर। एनसीआर के तीनों शहर लगातार पॉल्यूशन के मामले में एक से बढ़कर एक हैं। और यहाँ की जो जनता है, आप यकीन मानिए मित्रों, यहाँ की जनता रोज केवल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नाकों में, अपने अंदर फेफड़ों में प्रवेश करा रही है। यहाँ रहना किस बात का रहना यार, यहाँ महल बना लो, यहाँ कोठी खड़ी कर लो या बंगले खड़े कर लो, मेरी नज़र में इनकी कोई कीमत नहीं है। जब आपके बच्चे, आपकी पीढ़ियाँ, आप खुद ऑक्सीजन तक नहीं ले पा रहे, आप वहाँ शुद्ध खाना नहीं खा पा रहे, आप वहाँ शुद्ध हवा नहीं ले पा रहे, आप वहाँ धूप नहीं ले पा रहे, आप वहाँ 24 घंटे सो रहे हैं तो मास्क, जग रहे हैं तो मास्क, ऑक्सीजन पे लेटे हैं, आपके बॉडी में फेफड़े खराब हो चुके हैं, तो आपके ऐसे शहर में क्या रहना, ऐसे सिटी में क्या रहना, ऐसी सुविधाओं को क्या भोगना जहां आपके जीवन तक दांव पर लग चुका हो। गाजियाबाद एक ऐसा शहर बन चुका है जहां हर व्यक्ति केवल कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ही खींच रहा है, ऑक्सीजन तो दूर दूर तक नहीं है। दिल्ली में ऑक्सीजन दूर दूर तक नहीं है, फरीदाबाद में ऑक्सीजन दूर दूर नहीं है। और एक और चीज़ बता दूं आपको मित्रों, एक और चीज़ बता दूं, आप अगर गांव के निवासी हैं तो आप सोचते होंगे शहर वाले बड़े लोग अच्छे हैं, ये बड़े खुश नसीब हैं। ये आपकी भूल है। ऊपर वाले से आपको सुबह शाम प्रार्थना करनी चाहिए, हे मालिक हमें गांव से दूर मत भगाना, क्योंकि गांव ही बेस्ट हैं। और मैं आपको ये बता दूं, दोबारा एक कल्चर लौटेगा। अभी तो इंसान शहर की ओर भाग रहा है, और लेकिन एक कल्चर ऐसा भी लौटेगा जब इंसान गांव की ओर भागेगा। और ये कोविड-19 में भी देखा था आपने, गांव की ओर भागे थे लोग। वो कल्चर दूर नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस हिसाब से शहरों में विकास हो रहा है, उस हिसाब से शहरों में व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं। जिंदगी वहाँ
एक चींटी के समान होती जा रही है। इंसान को पता नहीं, नई नई बीमारियां हो रही हैं, ऑक्सीजन बचा नहीं है। आपने कोविड-19 में देखा, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर कभी कोई खरीदता नहीं था, किसी को कीमत तक नहीं पता थी, वो 50 हज़ार रुपये का ब्लैक बाजारी में बिका था और 50 हज़ार रुपये में भी मिला भी नहीं था, जिसकी एक 500-600 रुपये कीमत होती थी, वो मिला भी नहीं था। तो यही आपका सबसे बड़ा प्रमाण है। आपके गांव में पेड़ पौधे बगीचे लगातार, काफ़ी घना, काफ़ी एरिया है और शुद्ध हवा है, शुद्ध वायुमंडल है, शुद्ध खाना है, शुद्ध धूप है, शुद्ध जल है। आपको इससे बड़ा स्वर्ग कहाँ मिलेगा? अगर फिर भी आप नरक की ओर जाना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है, आप जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले पर दिल्ली है, नंबर 2 पर फरीदाबाद है, नंबर 3 पर गाजियाबाद है, और चिंता ना करें, यही हालत रही तो मुंबई, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, औरैया, अलीगढ़, मथुरा, ये सभी शहर लाइन से एक एक करके आते जाएंगे और आप लगातार कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रहण करते जाएंगे। आप बताइए, ऐसा विकास किस काम का जब जिंदगी ही न रहे? आप बताइए, ऐसा पैसा किस काम का जिसमें ज़िंदगी ख़त्म हो जाए? तो ज़रा सोचिएगा कि सरकार से आप ये अनुरोध करें कि इतना भी विकास ज़रूरी नहीं है कि जिससे कि लाइफ ही ख़त्म हो जाए। आज दिल्ली में हर आदमी प्रदूषित हो चुका है। दिल्ली में लोगों के शरीरों को चेकअप कराए जाएं तो उनके फेफड़े काले निकल कर आएंगे, उनके लीवर किडनी सिकुड़े हुए निकल कर आएंगे और उनके बॉडी में जो अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो बिल्कुल या तो लो या हाई मिलेगा और उसके बॉडी में बिल्कुल भी ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल हाई नहीं मिलेगा। इसका मतलब उनके बॉडी का डिसबैलेंस बिगड़ चुका है। इसलिए आप बड़े शहरों की ओर अग्रसर ना हों। दूसरी बात मित्रों, आपको बता दूं, ऐसी बात नहीं है, सरकार इस पॉल्यूशन को रोकना भी चाहती है। सरकार ने इन पॉल्यूशनों को रोकने का प्रयास भी किया है कि कैसे भी करके ये पॉल्यूशन रोके जाएं। लेकिन सरकार की जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो केवल दिखावे के लिए बनती हैं। वो योजनाएं फील्ड पर उतर कर नहीं आती। और आप इसी में से देखिए, एक योजना है सन 2026 तक, मैं आपको बताना चाहूँगा, सन 2026 तक भारत के उन शहरों को, भारत के मित्रों, उन शहरों को साफ सुथरा बनाना था। भारत के उन शहरों को साफ सुथरा बनाना था, साफ सुथरा बनाना था जो प्रदूषित हो चुके हैं। 2026 तक बनाना है। हालांकि अभी 2023 है तो अभी 3-4 साल हमारे पास शेष हैं। लेकिन आपको बता दूं, अभी तक जैसे उनमें दिल्ली भी शामिल था, उनमें फरीदाबाद भी शामिल था, उनमें गाजियाबाद भी शामिल था, अभी तक इनमें से कोई भी शहर, ये योजना जो है पुरानी कई सालों से चली आ रही है, इनमें से अभी तक कोई भी शहर साफ सुथरा तो छोड़ दो, अभी कंट्रोल भी नहीं हुआ है, बल्कि प्रदूषण और बढ़ रहा है, कम होने की जगह। तो बड़ा मुश्किल है कि 2026 तक प्रदूषित रहित भारत बनेगा। बल्कि मैं आपको बता दूं, अगर यही हाल रहा तो 2026 तक दिल्ली में जितने भी लोग रह रहे हैं, गाजियाबाद में जितने भी लोग रह रहे हैं, इसके अलावा फरीदाबाद में जितने भी लोग रह रहे हैं, उन सबको अपने मकान बेचकर नहीं, छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ खरीदने वाला तो कोई होगा ही नहीं। आप बेचेंगे तो तब जब वहाँ कोई खरीदने वाला हो। कौन चाहेगा कि आपके मकान में अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दे? तो आपको वहाँ 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ के कोठी बंगले छोड़कर ऐसे ही भागना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी काम के नहीं बचेंगे, क्योंकि वहाँ एक पल भी रहना ज़िंदगी को दांव पे लगाना है। आप दिल्ली कभी गए हो मित्रों, गाजियाबाद कभी गए हो, तो उससे पहले हिंडन नदी, यमुना नदी पड़ती है। आप उस नदी का पानी देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप देखिए, अगर हम कहीं भी जाते हैं, किसी के घर में प्रवेश करते हैं, तो मेन दरवाजे को देखकर पता करते हैं कि इस घर में साफ सुथरा क्या होगा, स्वच्छता क्या होगी। तो ऐसे ही आप जब दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले यमुना नदी आपका स्वागत करती हैं। और अगर यमुना हिंडन नदी का पानी आप देखेंगे तो मैं वादा कर सकता हूं, आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये पानी है या ये कोको कोला थम्सअप का एक जो लिक्विड है वो इसमें फैला दिया, इतना काला है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि सरकार केवल वोट लेने के लिए आती हैं, सरकार केवल अपने थैले भरने के लिए आती हैं। क्या सरकार का उत्तरदायित्व नहीं बनता? कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आम आदमियों के, आम नागरिकों के उन हितों का संरक्षण करे जहां उनकी ज़िंदगी के दांव पर लग रही है? तो आप सरकार से इन बातों को उठाइए। मित्रों, मैं आपको बता दूं, भारत को छोड़ दिया जाए तो यूरोप महाद्वीप में आप देखेंगे नॉर्वे देश है, स्पेन देश है, या इंग्लैंड देश है, वेल्स देश है, स्कॉटलैंड देश है, नीदरलैंड देश है। इन देशों में
वहाँ के नागरिक इतने संवेदनशील हैं कि छोटे छोटे मुद्दों पर वहाँ सरकार गिर जाती हैं। हमारे देश की बड़ी विडंबना है कि सरकार चुनाव से पहले लॉलीपॉप देती हैं, बड़े बड़े लॉलीपॉप दे देंगी कि हम आपको 10 करोड़ रोजगार देंगे, खाते में इतने इतने रुपए देंगे, हम आपको यहाँ पहुँचाएंगे, आपके यहाँ से क्राइम खत्म होगा, आपके यहाँ सब रोजगार मिलेंगे, आपके यहाँ विकास होगा। इतने बड़ी लॉलीपॉप के बाद भी एक काम नहीं करते और फिर भी जनता दोबारा से उनको चुनने के लिए तैयार रहती है। इससे बड़ी विडंबना मैं नहीं समझता कि देश के अभाग्य के लिए और क्या होगी। आपको जागरूक होना पड़ेगा कि आपको कोई लॉलीपॉप ना दे, आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाए। आपने देखा होगा सरकार हमें वैसे ही लॉलीपॉप देती है। जब हम छोटे थे तो हम अपने मम्मी पापा से कहते थे कि पापा हमें साइकिल चाहिए। जब हमें पापा साइकिल दिलवाना नहीं चाहते थे तो वो क्या करते थे, कल दिलवाएंगे, कल परसों। क्या कभी कल दिलवाई? क्या कभी परसों दिलवाई? ऐसे ही सरकार करती हैं कि आपको हम 2 करोड़ 4 करोड़ रोजगार देंगे, आपके यहाँ से हम क्राइम खत्म कर देंगे। लेकिन हकीकत बात यह है कि जैसे साइकिल कभी नहीं दिलवाते थे वो, वैसे ही हमें कोई ऐसी सुविधा भी नहीं मिल पाती। आपको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप बताइए जोशीमठ जैसी हालत पूरे देश में हो जाएंगे, प्रदूषण पूरे देश में फैलेगा, तो आप मुझे बताइए हम रहेंगे कहाँ, हम कैसे बचेंगे? मित्रों, मैं पैसा सब कुछ मानता हूं, विकास सब कुछ मानता हूं, लेकिन मैं इनसे भी बढ़कर लाइफ, जीवन मानता हूं। मेरा मानना है पैसा कम रहे, विकास कम रहे, लेकिन जीवन अधिक रहे, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि पैसा बहुत है, विकास बहुत है, लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी 10 साल की है, तो ऐसे पैसे का और विकास का क्या फ़ायदा। सरकार को विकास हमेशा ये ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ हम प्राकृतिक चीज़ों को छेड़छाड़ करके तो कहीं विकास नहीं कर रहे। इसलिए सरकार को वनों की कटाई हो रही है लगातार। जो हिमालय पर्वत पर, आप जानते हैं हिमालय पर्वत जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की तरफ से देखा जाए तो काफ़ी हॉट स्पॉट है। वहाँ तमाम पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं। जब वहाँ कटाई होगी, पहाड़ों को काटा जाएगा, तो वहाँ वनस्पति भी काटी जाएंगी, और वनस्पति कटेंगी तो आप बताइए वहाँ ढलान और इसके अलावा भूस्खलन, इसके अलावा ज़मीन का धंसना, इसके अलावा भूकंप आना, इसके अलावा वहाँ और प्रकार की आपदाओं को होना, ये सब लाजमी है, ये होगा ही होगा। सरकार को तत्काल इसको रोकना चाहिए और जांच कमेटी नियुक्त करके उस पर कोशिश करनी चाहिए कि प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। मित्रों, हमारा ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम प्रकृति की जितनी भी हमें वरदान में चीज़ें मिली हैं उन सब की रक्षा करें, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें हमारी अपनी हैं और आने वाली पीढ़ियों की हैं। अगर आपने इन सब पर ध्यान नहीं दिया तो जोशीमठ जैसे हालत पूरे देश में कहीं भी हो जाएंगे। दिल्ली जैसा, फरीदाबाद जैसा, गाजियाबाद जैसा पॉल्यूशन भारत में कहीं भी होगा, और फिर आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकृति 1 बार या 2 बार या 3 बार ही आपको नोटिस पीरियड देगी, बार बार नहीं देगी। यही हाल रहा तो आप देखिएगा कि आपको भारत का लगभग हर बड़ा शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहूँगा, छोटा सा आंकड़ा, जिसके माध्यम से आप समझेंगे। मित्रों, वर्तमान समय में अगर मैं इंडिया की बात करूं, अपने देश भारत की बात करूं, तो भारत में वर्तमान समय में कुल 140 करोड़ पॉपुलेशन है। 140 करोड़ पॉपुलेशन है, यानी कि ये आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूं ये 2021 का आंकड़ा है, जबकि मेरे पास अभी लिखित में नहीं है। अगर लिखित आंकड़ा मैं लूं तो मेरे पास 2011 का नेशनल पॉपुलेशन रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट का है, जिसके अनुसार 121.08 करोड़, यानी भारत की पॉपुलेशन 2011 के अनुसार जो मानी गई है वो 121.08 करोड़ मानी गई है जनसंख्या। यानी मेरे पास लिखित तौर पर इतनी जनसंख्या है, और जो 2021 वाला आंकड़ा है जो अभी लिखित में तो नहीं है, बट इतना है कि काउंट हो चुका है, तो इतना है। अगर मैं इनको देखूं तो आप इसके हिसाब से देखेंगे कि भारत की अगर मैं 100% पॉपुलेशन मान लूँ, सपोज करिए 140 करोड़ मैंने 100% मानी, तो इसमें आप देख पाएंगे कि भारत की लगभग 69%, यानी कि इंडिया की लगभग 69%, 69% पॉपुलेशन गाँव में रहती है आज भी, यानी कि ग्रामीण है या गाँव में रहती है, आज भी गाँव में रहती है, यानी कितनी 69% पॉपुलेशन गाँव में रहती है। और इसके अलावा लगभग 100 में से 31% पॉपुलेशन शहर में रहती है। अब आप मित्रों कहेंगे कि इससे हमें क्या मतलब। मानता हूं कि आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको ये आंकड़ा दिखाना चाहूँगा। ये आंकड़ा आज का है, अगर आप आज देखेंगे तो सन 2023 चल रहा है, ये 2023 का आंकड़ा है। अब मित्रों मैं आपको दिखाऊंगा आज़ादी के टाइम का, यानी कि 1950 में
अपने देश की पॉपुलेशन 121 करोड़ नहीं थी। अगर आपको मालूम हो तो वर्ष 1950 में देश की पॉपुलेशन थी 40 करोड़, यानी कि बस 40 करोड़ जनसंख्या थी, यानी 100 करोड़ की वृद्धि हुई है। और इसके अलावा 1950 में देश की 90% जनसंख्या गांव में रहती थी और मात्र 10% जनसंख्या ही शहर में रहती थी, यानी कि कहीं न कहीं शहरीकरण हुआ है, शहरों की ओर आदमी बढ़ा है। जब शहरों की ओर बढ़ा है तो उसकी जीवन की आयु भी कम हुई है। तो जैसे शहर में आदमी गया है वह लाइफ कम हुई है। ठीक है, आज के लिए इतना। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताएं। नमस्कार।